नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की परबत्ता सीट से जेडीयू विधायक और पेशे से डॉक्टर संजीव कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। उन पर पिछले साल हुए शक्ति परीक्षण के दौरान जेडीयू विधायकों को विपक्ष में लाने की कोशिश का आरोप लगा था। जेडीयू ने कहा कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। संजीव कुमार 4 बार के जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह के बेटे हैं। उन्होंने 2020 में पहली बार चुनाव जीता था। कुमार ने वोटर लिस्ट से गरीबों के नाम हटाए जाने पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने गंगा पर अगुवानी, सुल्तानगंज पुल के पार गिरने को भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। वहीं अब आरजेडी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही और तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है। आरजेडी को उम्मीद है कि भूमिहार समुदाय से आने वाले कुमार आगामी चुनाव में परबत्ता सीट पर सामाजिक समीकरण बदल सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। इससे मतदान के दौरान लंबी कतारों की समस्या खत्म होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 90,000 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं और सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी, जबकि पहले केवल 60% केंद्रों पर ही यह सुविधा थी। चुनाव आयोग की टीम ने 2 दिन तक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ समीक्षा बैठक की। ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि वे चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व मानकर छठ पूजा की तरह पूरे उत्साह और श्रद्धा से वोटिंग करें, ताकि वोटिंग % और बढ़ सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले पूरे होंगे। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सुधारों की घोषणा की। इसमें राजनीतिक दलों के लिए मतदान केंद्र से प्रचार की दूरी 100 मीटर तय की गई है। बता दें कि 2020 में एनडीए ने 125 सीटें और महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी। वहीं इस बार जनसुराज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। चुनाव आयोग ने रविवार को घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 17 नई पहलें लागू की गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में बताया कि इन पहलों को आने वाले समय में पूरे भारत में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में 243 ईआरओ और 90,207 बीएलओ ने मिलकर 22 साल बाद वोटर लिस्ट को शुद्ध किया है। इसके अलावा 7,000 से अधिक बीएलओ और पर्यवेक्षकों को IIITEM नई दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया है। आयोग ने मतदान और मतगणना कर्मियों को पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और ईआरओ व एईआरओ को मानदेय देने की शुरुआत की है। मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा काउंटर लगाए जाएंगे और भीड़ कम करने के लिए ऊंची इमारतों व सोसाइटियों में नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही इस बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी और हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक नंबर से पूरी तरह मिलाई जाए, ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही वोटिंग कर सकें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के दौरान रखी। वहीं आरजेडी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत सभी मतदाताओं को नए फोटो वाला पहचान पत्र दिए गए हैं, इसलिए ऐसी मांग का कोई औचित्य नहीं है। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध किया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची सभी दलों को दी जाए, ताकि कमजोर वर्गों के मतदाताओं को डराया ना जा सके। आरजेडी ने साथ ही मतदाता सूची से 3.66 लाख नाम हटाए जाने पर भी सवाल उठाया और नीतीश की सरकार से लोक लुभावन घोषणाएं रोकने की मांग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रात भर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बिजली के बिना रहने को मजबूर हैं। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर में 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए, जबकि जापोरिजिया में 1 व्यक्ति की मौत हुई। जेलेंस्की के अनुसार रूस ने 50 से अधिक मिसाइलें और करीब 500 हमलावर ड्रोन दागे। पोलैंड की सेना ने पोलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले से यूक्रेन में नागरिकों और बुनियादी सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। एडिशनल एसपी अभिषेक रॉय ने बताया कि अब तक 17 शव बरामद किए गए। यह हादसा कुर्सियांग से दार्जिलिंग के बीच
दिलाराम के पास हुआ, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। रोहिणी रोड और गौरीशंकर इलाके में भी भूस्खलन हुआ, जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। पंखाबाड़ी रोड की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है, जबकि तिनधरिया रोड खुला है और पर्यटकों को वहीं से नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देगी। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल में आई भारी बाढ़ और भूस्खलन पर गहरी चिंता जताई है। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। ममता ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई जिलों में तबाही मच गई। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में पुल टूट गए, सड़कें बह गईं और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रहें जब तक पुलिस उन्हें सुरक्षित ना निकाल ले। ममता ने बताया कि राज्य सरकार बचाव का पूरा खर्च उठाएगी और उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। मुख्यमंत्री सोमवार को स्वयं उत्तर बंगाल का दौरा करेंगी। लद्दाखी शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में हैं। उन्होंने 24 सितंबर को लेह में राज्य का दर्जा बहाल करने और छठी अनुसूची लागू करने की मांग के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक पूर्व सैनिक समेत 4 लोगों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। वांगचुक ने अपने संदेश में लद्दाखियों से शांति और अहिंसक तरीके से संघर्ष जारी रखने का भी आग्रह किया। संदेश उनके भाई सेतन तोरजे और वकील मुस्तफा हाजी के माध्यम से जोधपुर सेंट्रल जेल में उनसे मुलाकात के बाद पहुंचा। उन्होंने कहा कि जब तक स्वतंत्र जांच का आदेश नहीं आता, वह जेल में रहने के लिए तैयार हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वांगचुक ने छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एनएसए के तहत उनकी हिरासत को अवैध और असंवैधानिक बताया गया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र गुप्ता को पंजाब में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह निर्णय पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने लिया। उपचुनाव आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए हो रहा है। अरोड़ा ने राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट समूह के मानद अध्यक्ष हैं और हाल ही में उन्होंने राज्य आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली देवी मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि आम आदमी पार्टी उन्हें उपचुनाव में उतार सकती है। आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा में 117 सदस्यों का बहुमत प्राप्त है। वहीं जून में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से राज्यसभा में प्रवेश की अटकलों को खारिज किया था। अब राजेंद्र गुप्ता के उम्मीदवार बनने के साथ उपचुनाव में उनकी जीत की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रिटेन के सेंट्रल लंदन में शनिवार को प्रतिबंधित संगठन फिलिस्तीन एक्शन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने पर लगभग 500 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 18 से 89 वर्ष के बीच है। प्रोटेस्ट के आयोजकों का कहना है कि इसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने साल जुलाई में फिलिस्तीन एक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से इस संगठन का समर्थन करना और इसके किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना अवैध माना जाता है। गुरुवार को मैनचेस्टर में सिनेगॉग पर हुए हमले के बाद सरकार और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से विरोध स्थगित करने की अपील की थी, लेकिन प्रदर्शन बिना रोक टोक के हुआ। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह घटना ब्रिटेन में प्रतिबंधित संगठनों के समर्थन में होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती का संकेत है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हुई हिंसा पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि पोस्टर असली मुद्दा नहीं थे, बल्कि पिछले शुक्रवार की बड़ी सभा में पथराव और हिंसा के बाद कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हैं, जिन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। 10 एफआईआर दर्ज हुई और जांच के लिए 13 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नफीस के स्वामित्व वाले रजा पैलेस को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने से रोक दिया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी हुई। डीआईजी ने कहा कि लोग अपने घरों पर पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन सभा
या मार्च की अनुमति नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.